सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को आलोक कुमार की ओर से नमस्कार। चलिए, आज थोड़ा समय मिला है तो एक टॉपिक है जैव विविधता का। ये सीजीपीएससी प्री में भी होता है, ये सीजीपीएससी मेंस का भी टॉपिक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोग को डील कर देता हूँ जैव विविधता के टॉपिक को, है ना। बहुत आसान शब्दों में मैं आप लोग को बताऊंगा जैव विविधता के बारे में, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे इसको। साथ ही साथ मैं इसके प्रश्नों को भी बता दूंगा ताकि आपको आसानी होगी परीक्षा में, है ना। विशेष रूप से उपयोगी होगा सीजीपीएससी मेंस वालों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है जैव विविधता होती क्या है। ठीक है, जैव विविधता क्या होती है समझना। जीवों की जातियों में विविधता को जैव विविधता कहा जाता है, अर्थात किसी स्थान पर जीवों की जातियों में जितनी अधिक विभिन्नता होगी, जैव विविधता उतनी अधिक होगी, है ना। जैव विविधता के लिए अंग्रेजी भाषा में बायोडाइवर्सिटी शब्द का उपयोग किया गया है। जैव विविधता जितनी अधिक होगी, प्रकृति का संतुलन भी उतना अधिक होगा। तो ये तो जो बात है, विशेष रूप से ध्यान दें मेंस वाले, है ना। तो ये तो जो बात है लिखने के लिए है। अब आप समझ लीजिए इसको कि समझा देता हूँ मैं होता क्या है, जिससे कि आप अपने शब्दों में भी इसे आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता क्या होती समझो। तो जैव विविधता दो शब्दों से बना है, जिसमें पहला शब्द है जैव और दूसरा शब्द है विविधता। ठीक है, पहला शब्द क्या है जैव और दूसरा शब्द है विविधता। जैव का मतलब होता है जीव और विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, है ना। तो याद रखिएगा कि जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों में विविधता। ठीक है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जीवों में विविधता। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि कोई स्थान ए है, ठीक है, और कोई स्थान बी है। देखो मैं इस प्रकार से क्यों बता रहा हूँ मालूम, क्योंकि प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, विशेष रूप से मेंस के लिए, सीजीपीएससी मेंस के लिए क्या होता है, बीच के प्रश्न निकाल लेता है। अब आप इसको तब तक हल नहीं कर पाओगे जब तक आप पूरे कंसेप्ट को समझे नहीं। तो पूरे को समझो, है ना। और ये उदाहरण करके आप यदि उसको सामने वाले को समझाओगे या बताओगे ना, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी बातें। पेपर चेक करने वाले को भी लगेगा कि हाँ यार, ये स्टूडेंट जो है इसने क्या किया है, समझ के लिखा है ना कि रट के लिखा है, और आपकी मार्किंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैव विविधता को समझो यहाँ पर, हैं। तो जीवों की जातियों में विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। मान लो स्थान ए है, अब स्थान ए पे 100 हैं, लेकिन 100 के 100 पूरे इंसान हैं। 100 के 100 पूरे क्या हैं, इंसान हैं। स्थान बी है, यहाँ पर 100 लोग में से 10 लोग हैं वो इंसान हैं। ठीक है, उसके बाद 10 के बाद 10 लोग जो हैं वो मतलब जंगली जानवर हैं, और बचे हुए 80 पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो यदि टोटल आप अमाउंट को देखो तो यहाँ पर भी 100 हैं और यहाँ पर भी 100 हैं, लेकिन यहाँ पर स्थान ए पर 100 के 100 पूरे मनुष्य हैं, जबकि यहाँ पर ये मनुष्य है, ये जंगली जीव है, और ये क्या है, पेड़ पौधे हैं। तो जीवों की जातियों में भिन्नता कहाँ है, यहाँ पर। तो अगर बोले स्थान ए और स्थान बी में जैव विविधता कहाँ पर ज़्यादा होगी, तो कहाँ पर ज़्यादा होगी, स्थान बी पर ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है, आई बात समझ में। तो कभी भी ये मत सोचना कि जैव विविधता का मतलब जीवों की संख्या है। जीवों की जातियों में भिन्नता को क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, अब दूसरा यहाँ पर बोला है कि जैव विविधता के लिए अंग्रेजी भाषा में कौन सा शब्द का उपयोग होता है, बायोडाइवर्सिटी। किसका उपयोग होता है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक बात और इसने यहाँ पर कहा है कि जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी, प्रकृति का संतुलन भी उतना अधिक होगा। देखो, मैं आगे आपको इसमें वीडियो अपलोड करूँगा या मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास में, समझिएगा बात को, कि आपने एक पढ़ी होगी, खाद्य श्रृंखला पढ़ी होगी, नहीं पढ़े होंगे, मैं पढ़ाऊँगा इसको क्लास में। खाद्य श्रृंखला भी पढ़ी होगी आपने, और खाद्य जाल भी पढ़ा होगा।
है ना, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल अपन पढ़ते हैं। अब ये जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल होता है ना, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हमेशा एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है ना। जैसे पेड़ पौधों पर कौन निर्भर होता है, तो पेड़ पौधों पर शाकाहारी जीव निर्भर होते हैं। कौन से जीव? शाकाहारी। और शाकाहारी जीवों पर कौन निर्भर होता है? मांसाहारी जीव निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से एक जीव पर दूसरा जीव क्या होता है? हमेशा निर्भर होता है। ठीक है, एक जीव पर हमेशा दूसरा जीव क्या होता है? निर्भर होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जीवों की जातियों में जितनी भिन्नता होगी, मतलब जितने प्रकार के जीव होंगे, जैव विविधता भी क्या होगी? उतनी अच्छी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा ये आता है कि जैव विविधता को कौन से कारक ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैव विविधता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो जैव विविधता को कौन से कारक प्रभावित करेंगे? तो जैव विविधता को प्रभावित करने वाला पहला जो कारक है वो कारक है तापमान, और दूसरा कारक है वर्षा। देखो, कहीं पर भी यदि तापमान ज़्यादा होगा, है ना, कहीं पर भी यदि तापमान ज़्यादा होगा और वर्षा ज़्यादा होगी, याद रखना, कहीं पर भी यदि तापमान ज़्यादा होगा और वर्षा ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वहाँ नए प्रकार के पेड़ पौधे उगेंगे। पेड़ पौधे उगेंगे तो वहाँ शाकाहारी जीव आएंगे। शाकाहारी जीव आएंगे तो उनको खाने के लिए मांसाहारी जीव आएंगे। मतलब जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ आ जाएंगी, और जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ को ही हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ तापमान ज़्यादा होगा और वर्षा भी ज़्यादा होगी, वहाँ नए पेड़ पौधे उगेंगे। नए पेड़ पौधे उगने से वहाँ शाकाहारी जीव आएंगे पेड़ पौधों को खाने के लिए, उनको खाने के लिए मांसाहारी जीव आएंगे, और वहाँ जैव विविधता अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। तो याद रखिएगा कि तापमान और वर्षा ऐसे दो कारक होते हैं जो जैव विविधता को हमेशा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जैव विविधता को प्रभावित करने वाले यदि कारक आपसे परीक्षा में पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे? तापमान और वर्षा बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ें। तो आपको यहाँ तक दो चीज़ें समझ में आई हैं, जैव विविधता क्या है और जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो तापमान और वर्षा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब यहाँ पर आप देखिए वही कंसेप्ट दिया हुआ है कि तापमान और वर्षा जो है जैव विविधता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये देखिए मैंने जो आपको बताया कि जिस स्थान का तापमान अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होगी, वहाँ अधिक पेड़ पौधे उगेंगे और अन्य जीव वहाँ आएंगे, जिससे जैव विविधता बढ़ेगी। ये तो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो प्री वालों के लिए तो ये उपयोगी है ही है। CGPSC प्री की बात कर रहा हूँ मैं, और मेंस वालों के लिए इसलिए उपयोगी है बहुत क्योंकि मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग आंसर लिख भी सकते हैं। दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, कुछ बातें यदि समझ में नहीं आ रही हों, तो वैसे तो मैं क्लास में पढ़ाता ही हूँ, मेंस की क्लास में, प्री की क्लास में, लेकिन आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आलोक सर हूँ, ये मेरा नंबर है 9827196102 वाला, तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं भाई। जब खाली रहूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ होगी? ठीक है, अब हमने जैव विविधता क्या होती है पढ़ लिया, जैव विविधता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया, देख लिया। तो अब जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कहाँ होगी। तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता जो होती है वो विषुवत रेखा के आसपास होती है। ठीक है, ये जैसे पृथ्वी है मान लीजिए हमारी, तो विषुवत रेखा के आसपास मतलब बीच के भाग में सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें यहाँ क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, है ना। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ यदि वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होगी तो अपने आप क्या हो जाएगी, जैव विविधता आ जाएगी। समझ में आया? इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के विषुवत रेखा अर्थात मध्य भाग में जैव विविधता क्या होती है, ज़्यादा होती है हमेशा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार।
ठीक है। वैसे तो क्लास में और मैं इसको डिटेल में लिखाऊंगा, पूरा मेंस की क्लास में पूरा डिटेल में लिखाता हूँ और मैं लिखाऊंगा ही। ये उन लोगों के लिए है जिन लोग मेंस की क्लास नहीं कर पाते हैं या कहीं बाहर रहते हैं या दूर रहते हैं, तो उनके लिए उपयोगी है ना। और यदि आपने मेंस का प्रिपरेशन किया है तो प्री की तो आपकी प्रिपरेशन हो ही जाती है लगभग, है ना। ठीक है, तो क्लास में तो मैं बताऊंगा आपको, है ना, और डिटेल लिखाऊंगा। अब देखते हैं कि पृथ्वी पर जैव विविधता का मान कहाँ जाने पर कम होता है। तो देखिए, पृथ्वी पर जैव विविधता का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता है ना। ये लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, अब ये विषुवत रेखा है मध्य में लगभग, है ना। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य की किरण क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। यहाँ पर सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है। अब सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बीच के भाग में लगभग 30 अंश ऊपर विषुवत रेखा से और 30 अंश नीचे विषुवत रेखा से। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पानी भी ज़्यादा गिरेगा, तो यहाँ जैव विविधता ज़्यादा होगी। लेकिन आप जैसे ही विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते हो तो क्या होगा, सूर्य की किरण कम होती जाएगी, सूर्य का प्रकाश कम होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ प्रकाश भी कम, पानी भी कम गिरेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मतलब ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता का मान क्या होता जाता है, कम। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता का मान क्या होता जाता है, कम। और ध्रुवों से यदि हम विषुवत रेखा की ओर अर्थात मध्य की ओर बढ़ें तो जैव विविधता का मान क्या होता जाता है, अधिक होता जाता है। ठीक है, तो देखो दिमाग में अच्छे से बैठा लो, हैं। यदि बोलेगा कि यदि आपसे ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछ ले कि यदि आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो विषुवत रेखा का मान में क्या परिवर्तन होगा, तो विषुवत रेखा से यदि ध्रुव की ओर जाएंगे तो आपका जैव विविधता का मान क्या होगा, तो घटेगा। और यदि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जैव विविधता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, देखो इसको कई बार परीक्षा में आता है, तो चाहे वो हॉट स्पॉट बोले, चाहे उष्ण स्थल बोले, चाहे जैव विविधता केंद्र बोले, सबका मतलब एक ही होता है। तो हॉट स्पॉट बोले, उष्ण स्थल बोले या जैव विविधता केंद्र बोले, इसका मतलब सबका मतलब एक ही है। तो पृथ्वी पर ऐसे स्थान जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, पृथ्वी पर ऐसे स्थान जहाँ जैव विविधता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे या तो आप जैव विविधता केंद्र बोल लीजिए, जैव विविधता स्थल बोल लीजिए, या उसे उष्ण स्थल बोल लीजिए, या उसे हॉट स्पॉट बोल लीजिए। तीनों का मतलब एक है। जहाँ पर भी जैव विविधता होगी, है ना, वो स्थान क्या कहलाएंगे, वो स्थान कहलाएंगे जैव विविधता केंद्र, उष्ण स्थल या हॉट स्पॉट। ये तीनों एक प्रकार से एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ये भारत की अक्षांशीय स्थिति वाला है ना। टाइम के अभाव के कारण अभी मैं यहीं तक कवर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको पूरा जैव विविधता का पूरा चैप्टर अपलोड कर दूँगा, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आप लोग यदि आपको अच्छा लगे तो आप क्या कीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को अच्छा सा एक कमेंट यदि आपको लगे तो आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, आप देख करके छोड़ भी सकते हैं, नो डाउट आपको नहीं लगता है, आप मत करिए सब्सक्राइब। आपको मैं सब्सक्राइब करने के लिए केवल और केवल इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि जैसे मैं इसका पूरा चैप्टर जब डालूँगा ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्या होगा, यदि आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए किसी दोस्त ने आज तो आपको शेयर किया तो मिल गया, हो सकता है बाद में आपको ना मिले, वो शेयर ना करे, है ना, वो भूल जाए शेयर करना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पूरा मैं टॉपिक डालूँगा और मेंस के और भी टॉपिक में जितने हो सकेंगे, सभी तो मैं नहीं कह सकता, जितने हो सकेंगे क्लास के बाद मैं ज़रूर डाला करूँगा। और यदि आपको इसके बाद भी कोई ऐसी परेशानी है मेंस को लेकर के या कुछ, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। ठीक है, तो मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल की ओर से अभी
क्लास है मेरी, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा। धन्यवाद।